दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोप मुक्त कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि बिना सबूत आरोप साबित नहीं होते, लेकिन अब दिल्ली में सियासी संग्राम तेज हो गया है। सीबीआई ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आज क्या कुछ हुआ और आगे क्या हो सकता है, रिपोर्ट देखिए और समझिए। खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। करीब 177 दिन जेल में बिताने के बाद और 2 सालों तक आबकारी नीति में आरोपी होने के बाद अब केजरीवाल बरी हुए तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। गला भर आया और रोते हुए बोलने लगे, केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है, केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। जब बरी हुए तो परिवार से गले मिलकर भी खूब रोए। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत नहीं है, मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी सबूत नहीं है। पूरे मामले में पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। बिना सबूत के आरोप साबित नहीं होता। आरोपियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र नहीं है। लगाए गए आरोपों में कोई दम नहीं। आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल रोने लगे तो मनीष सिसोदिया ने हिम्मत दी। इसके बाद केजरीवाल ने आरोप लगाए कि उनकी पार्टी को खत्म करने की साजिश हुई। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। इसके बाद केजरीवाल अपने घर पहुंचे तो वहां भी परिवार से मिलकर भावुक हो गए। सुनीता केजरीवाल ने भी रिहाई के बाद मीडिया से बात की। इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे। दरअसल पूरा मामला नवंबर 2021 का है। जब दिल्ली की नई आबकारी नीति लागू हुई तब दावा हुआ कि राजस्व बढ़ेगा। हालांकि उस मामले को लेकर दिल्ली सरकार की मुसीबतें जरूर बढ़ गई। साल भर भी नहीं हुआ और आबकारी नीति भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर गई। केजरीवाल और सिसोदिया की गिरफ्तारी के साथ यह बवाल चरम पर पहुंच गया था और अब जब कोर्ट ने केजरीवाल को बरी कर दिया है, दिल्ली की सियासत चरम पर है। जेल जाने के बाद भी, पार्टी के सारे नेताओं के जेल जाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल झुके नहीं, वो दबे नहीं और आज उनकी ईमानदारी, उनकी कट्टर ईमानदारी पूरे देश के सामने है। बार बार वो सिम कार्ड जो डिस्ट्रॉय किए गए, वो टेलीफोन जो डिस्ट्रॉय किए गए, उनका कोई अता पता नहीं मिला जांच एजेंसी को। और उसी बात का उल्लेख उस निर्णय में भी है कि सबूतों का अभाव है। गुजरात और पंजाब के इलेक्शन आने वाले हैं, उसके लिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को नहला धुलाकर फिर से सबके सामने पेश किया जा रहा है ताकि कांग्रेस को कैसे कमजोर किया जाए। सीबीआई को अगर एक कोर्ट में दिक्कत हुई तो अगली कोर्ट जाएगी सुप्रीम कोर्ट। और ये कोई एक अकेला भ्रष्टाचार का मामला नहीं था इनके खिलाफ, उस सबके भी मुकदमे चलेंगे। कोई भ्रष्टाचार से ये भागने छूटने वाले नहीं है। हालांकि सीबीआई इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है, लेकिन दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल को बरी किए जाने के बाद राजधानी की राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आगे बढ़ते हुए बात योगी के मिशन यूपी के। सिंगापुर और जापान के 4 दिवसीय दौरे से लौटे योगी आदित्यनाथ के मिशन निवेश का असर
साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जापान और सिंगापुर में हुए बड़े निवेश समझौतों के साथ यूपी को विकास का नया इंजन मानो मिल गया है। 1.5 लाख करोड़ के एमओयू और 2.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव की बदौलत ही यूपी 29 में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना पूरा करेगा। सवाल है कि क्या यह निवेश यूपी की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान देगा? चार दिन, 2 देश और बम्पर निवेश। लंबे अंतराल के बाद जब योगी यूपी से निकलकर विदेशी धरती पर पहुंचे तो उनका विजन क्लियर था, यूपी का विकास और विकास के लिए यूपी में निवेश। जापान में 90,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए तो सिंगापुर में 60,000 करोड़ के एमओयू साइन किए गए। 1.5 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले और 1 लाख करोड़ तक के निवेश प्रस्ताव भी मिले। मुझे प्रसन्नता है कि 90,000 करोड़ रुपए के एमओयू जापान के अंदर, 1.5 लाख करोड़ के प्रस्ताव यहाँ पे जापान और यामानासी में उत्तर प्रदेश के इस डेलीगेशन को प्राप्त हुए हैं। और इसी प्रकार से सिंगापुर में 60,000 के एमओयू और 1 लाख करोड़ रुपए तक के हमारे पास प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खास है यूपी और यामानाशी प्रांत के साथ ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक को लेकर हुआ करार। इस समझौते के तहत भारतीय छात्र जापान की ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक को सीख सकेंगे और अपने इस ज्ञान का उपयोग टेक्निकल इंडस्ट्री, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ऊर्जा क्षेत्र में लागू कर पाएंगे। पानी जहाँ अच्छा होगा वहाँ ग्रीन हाइड्रोजन की संभावना उतनी ज़्यादा होगी और उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। पर्याप्त जल संसाधन हमारे पास हैं और हम लोगों ने इस दिशा में प्रयास किया है जिसमें यामानासी हम लोगों को उस टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने और हमारे उत्तर प्रदेश के युवाओं को उसका प्रशिक्षण देने यानी उसकी स्किलिंग के लिए भी अपना सहयोग देने के लिए तत्पर है। यूपी में हैट्रिक लगाने के लिए सीएम योगी इस बार यूपी के आर्थिक सेहत को ट्रम्प कार्ड बनाकर चल रहे हैं। हाल ही में पेश की गई यूपी के बजट में सूबे के आर्थिक छलांग की खबर दी गई। बताया गया कि जिस यूपी का बजट साल 2016-17 में 3.47 लाख करोड़ था वो अब 9 लाख करोड़ के पार जा चुका है। 2016-17 में जिस राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 13.3 लाख करोड़ था वो साल 2024-25 में 30 लाख करोड़ के पार जा चुका है। लेकिन योगी का प्लान है कि 2029 तक यूपी की इकोनॉमी को 1 लाख ट्रिलियन तक ले जाना है और योगी को उम्मीद है कि सिंगापुर और जापान में मिशन निवेश के बाद यूपी की इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश का जो टारगेट है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की, उस $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बनाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास में एक महत्वपूर्ण और मील का पत्थर साबित होगा। ब्रांड योगी का जलवा हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में भी दिख रहा है और इसकी वजह है योगी की यूपी में क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और इंसाफ का बुलडोजर मॉडल। रूल ऑफ लॉ का परिणाम क्या होता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिस पर पहले दिन से प्रधानमंत्री जी का फोकस रहा है, उसका परिणाम क्या होता है? टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ट्रांसफॉर्मेशन का परिणाम क्या होता है? दुनिया ट्रस्ट करती है और वो ट्रस्ट मुझे दोनों देशों में देखने को मिला है। सीएम योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर और जापान के 4 दिवसीय दौरे के दौरान हुए 1.5 लाख करोड़ के एमओयू और 2.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनके जमीन पर उतरने से 5 लाख से अधिक को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर मिलने की उम्मीद की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 15 मिनट वाली धमकी देकर जिन अकबरुद्दीन ओवैसी ने सुर्खियां बटोरी थी वो फिर कसमसा रहे हैं। हैदराबाद में बैठकर यूपी का माहौल बिगाड़ने की साजिशें कर रहे हैं, वो भी होली के मौके पर। होली में अपनी जहरीली बोली से यूपी के मुसलमानों को उकसाने भड़काने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है। सीधे सीधे सीएम योगी को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि यूपी के मुसलमानों का हिसाब किताब जरा अलग है। उन्हें योगी से बैर नहीं और योगी का नाम लेकर उन्हें कोई भड़काए तो उसकी खैर भी नहीं। यूपी में अवैध बस्तियों का गिरना, अवैध मजारों का मिट्टी में मिलना, अवैध दरगाहों का सुपुर्दे खाक होना, अवैध मस्जिदों का जमींदोज होना कानून के राज की गारंटी है, लेकिन हैदराबाद वाले भाईजान के लिए मुसलमानों को भड़काने की विस्फोटक सामग्री। जिस यूपी में पिछले 9 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ, उस यूपी के सांप्रदायिक सौहार्द को होली पर आग लगाने की साजिश हो रही है और उसकी सबसे ताजा मिसाल बहुत ध्यान से सुनिए और देखिए।
इनको दुश्मनी है तो हम मुसलमानों से, इनको दुश्मनी है तो हमारे कलमे से, इनको दुश्मनी है तो हमारी शरीयत से, इनको दुश्मनी है तो हमारी मसाजिद से, इनको दुश्मनी है तो हमारी दरगाहों से, इनको दुश्मनी है तो हमारे हिजाब से, इनको दुश्मनी है तो हमारी दाढ़ियों से, इनको दुश्मनी है तो हमारी टोपियों से, इनको दुश्मनी है तो हमारी बस्तियों से। मुसलमानों के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी के दिल में उमड़ते प्यार का ये ज्वार नया नहीं है। नया है छोटे ओवैसी की जुबान पर बार बार योगी का नाम आना। क्या फर्क है किसी योगी में या किसी रेड्डी में? कोई फर्क नहीं है, हर कोई हमारे दुश्मन है। समझो इस बात को, हमारी ताकत आपसे है, आपकी ताकत हमसे है। ओवैसी ब्रांड पॉलिटिक्स 4 मीनारों पर टिकी है। पहली, सनातन का विरोध, जिसके लिए ओवैसी करते हैं योगी का विरोध। दूसरी, नफरत की राजनीति, जिसका आधार है मुसलमान। तीसरी, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, जिसका आधार है मुस्लिम वोट बैंक। और चौथी, जहरीली जुबान, जिसमें उस्ताद हैं असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी। उधर योगी बुलडोजर के जरिए घरों को गिराता है, तो यहाँ पे रेड्डी भी गिरा रहा है घरों को, मस्जिदों को। उधर योगी मस्जिद को गिरा रहा है, तो यहाँ का रेड्डी भी मस्जिदों को गिरा रहा है। वहाँ योगी दरगाहों को गिरा रहा है, तो यहाँ का रेवंत रेड्डी भी दरगाह को मिसमार कर रहा है। अरे कोई फर्क नहीं है योगी में ना इस रेड्डी में। अकबरुद्दीन ओवैसी के मुसलमानों के लिए छलकते दर्द की वजह है यूपी में अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव। ये ओवैसी भाईजान की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि देश में जहां भी मुसलमान वोटर्स हैं, उस पर ये अपना पहला हक मानते हैं। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो अब इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत, अपने झंडे को गाड़ते हैं। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में एआईएमआईएम का अच्छा प्रदर्शन, उसके पहले बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट, इन नतीजों से एआईएमआईएम का जोश हाई है। यही वजह है कि अकबरुद्दीन ओवैसी यूपी के मुसलमानों को डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं कि वो यूपी आ रहे हैं। ये एआईएमआईएम के विस्तार की राजनीति है, मुसलमानों के लिए उमड़ा प्रेम नहीं। यूपी में मुस्लिम आबादी 19.26% है। 10 जिलों में मुस्लिम आबादी 33 से 50% के बीच है। उनकी पीड़ा सबसे ज्यादा इस बात को लेकर के है कि कहीं हैदराबाद को ये भाग्यनगर न बना दें, और भाग्यनगर से भयभीत होकर के वे इस प्रकार का राग लाप रहे हैं। ओवैसी को मुस्लिम का एक पक्ष भले ही समर्थन करता हो, यूपी में फिलहाल उनके लिए कोई भी स्कोप नहीं है। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 95 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी जीत नहीं पाई। पार्टी को कुल वोटों का लगभग 0.5% प्राप्त हुआ। एआईएमआईएम द्वारा लड़ी गई 95 सीटों में से बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 51 सीटें जीती। सवाल है, पिछला प्रदर्शन जब ऐसा रहा तो 2027 में क्या होगा? अपराधियों पे शिकंजा कस रखा, ऐसा तो कुछ नहीं है। मुसलमानों के दुश्मन है भाई, मुसलमान तो अपना काम जो सही कर रहा है उसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ यूपी के अंदर दुश्मन तो कोई नहीं है, बाकी सब ठीक ठाक है। कानून है, कानून के हिसाब से चल रहा है सब सरकार, ऐसा कुछ नहीं है कि दुश्मन है। ओवैसी की सियासत मुसलमानों तक सीमित है और योगी की सियासत हिंदुत्व से होते हुए सबका साथ सबके विकास पर केंद्रित है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी निष्पक्ष काम करते हैं, कोई तुष्टिकरण का काम नहीं करते हैं। अगर आप अराजकता फैलाओगे, आप सरकारी जमीनों को कब्जा करने का काम करोगे तो बुलडोजर चलेगा। कहीं भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, सारे चिल्लाने लगते ओवैसी जैसे लोग कि इनका कोई धर्म नहीं। ओवैसी को समझाने की आवश्यकता है कि आपका जो चश्मा है और देखने का जो ढंग है उसको बदलना पड़ेगा आपको। अकबरुद्दीन ओवैसी यूपी के लिए जो हवाई किला बना रहे हैं, उसकी नींव में कम्युनल सियासत की ईंट है, जिस पर यूपी में सियासी महल बना पाना दूर की कौड़ी है। क्योंकि यूपी में ओवैसी ब्रांड सियासत का इलाज कैसे करना है योगी को मालूम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।